बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ऑपरेशन के मरहले से क्यों गुजरा जाए? क्या मौत के मुंह में जाने के लिए? अक्ल ने समझा अगर वो मुकम्मल लड़की नहीं बनना चाहेगी तो ऑपरेशन ज़रूरी नहीं होगा। फिर दिल ने कहा कि अगर वो मुकम्मल लड़की नहीं बनेगी तो इसे किबरिया की ये कुर्बत कभी हासिल नहीं हो सकेगी। सारी ज़िंदगी उसे दूर दूर रहेगी, इसके प्यार से महरूम रहेगी। अभी इसे लगकर सर से पांव तक इसके लम्स को महसूस करते हुए वो हवा में उड़ रही थी। वो सिर्फ सुहागन देवी बनकर ऐसी मोहब्बतें, ऐसा हुस्न और दिल की कायनात में बिखरी हुई ऐसी मसरतें हासिल नहीं कर सकती थी जो अभी हासिल हुई थी। अगर वो ऐसी मसरतें और ऐसी कुर्बतें हासिल करना चाहती है तो इसे ऑपरेशन के मरहले से गुजरना ही होगा। वो सहम कर पीछे हट गई, बेड से नीचे उतर गई, आंखें फाड़ फाड़ कर किबरिया को देखने लगी। वो आंखें बंद किए ख्यालखानी के जरिए उसे देख रहा था। उसकी ज़हनी हालत को समझ रहा था कि वो कशमकश में मुब्तला हो गई थी। कोई फैसला नहीं कर पा रही थी कि करीब आना चाहिए या दूर ही दूर रहना चाहिए। वो इसके ख्यालात पढ़कर मालूम कर चुका था कि उसे नींद के दौरान में आगे ही हासिल हुई थी और ये बात उसके जहन में बैठ गई थी कि जब भी ऑपरेशन होगा वो नाकाम होगा और वो जिंदगी हार जाएगी। इसके ख्यालात किबरिया को बता रहे थे कि वो मौत से नहीं डरती, कभी जिंदगी को हारना होगा तो हार जाएगी, लेकिन वो अपने किबरिया को नहीं हारना चाहती थी, इसलिए जिंदा रहना चाहती थी। और जिंदा रहने के लिए लाजमी हो गया था कि वो ऑपरेशन के मरहले से ना गुजरे। किबरिया चाहता था कि वो इस मसले में अभी ना उलझे। इसे जहनी सुकून पहुंचाने के लिए वो जरा कसमसाने लगा, जैसे नींद से बेदार हो रहा हो। फिर इसने आंखें खोल दी। सामने खड़ी हुई जीना दिखाई दे रही थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गया, कहने लगा, ओ खुदाया, मैं यहाँ तुम्हारे पास बेड पर आकर सो गया था, शायद इसीलिए तुम ये बिस्तर छोड़कर वहाँ खड़ी हुई हो। क्या तुम सारी रात इसी तरह खड़ी रही? पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं यहाँ आकर नहीं सोना चाहता था। वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सुबह तक यहाँ सोती रही थी, उठकर देखा तो तुम भी मेरे पास ही सो रहे थे। हाँ, मैं अपने आप को आजमा रहा था कि तुम्हारे मामले में किस कदर नेक नीयत हूँ। खुदा का शुक्र है कि मैं पूरी नेक नीयती से सोता रहा। तुम्हें भी इस बात का इतराफ़ करना चाहिए। इसने हाँ के अंदाज में सर हिलाकर कहा, बेशक तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो, मैं तुम पर फख्र करती हूँ। फख्र करती हो तो वहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुमने नींद पूरी नहीं की है? नहीं नहीं, मैं कह तो रही हूँ कि गहरी नींद सोती रही थी, तुम मेरी फिक्र ना करो। तो फिर बेदार होने के बाद तुम्हें गुस्ल करने के लिए जाना चाहिए। जरा आईना देखो, कैसी परेशान नजर आ रही हो, जैसे किसी बड़े मसले में उलझ गई हो। इसने घूर कर देखा, फिर पूछा, क्या तुमने मेरे ख्यालात पढ़े हैं? कैसी बातें कर रही हो? अभी तो मेरी आंख खुली है। क्या तुम समझती हो कि मैं गहरी नींद में भी ख्यालखानी करता हूँ? वो मुस्कुराकर बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं गुस्ल खाने में जा रही हूँ। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। किबरिया ने पूछा, कौन है? मुलाजिम की आवाज़ सुनाई दी, साहब मैं हूँ, आपकी सेवा के लिए आया हूँ, कुछ नाश्ता पानी करेंगे? हाँ, आधे घंटे के बाद नाश्ता ले आओ। वो चला गया। इसने जीना से कहा, तुम इस गुस्ल खाने में जाओ, मैं दूसरे कमरे के गुस्ल खाने में जा रहा हूँ, ताकि हम आधे घंटे में फारिग होकर नाश्ता कर सकें। वो इस कमरे से निकलकर बाहर आया। जीना ने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वो दूसरे कमरे के गुस्ल खाने में आकर गुस्ल करने लगा। ख्यालखानी के जरिए मालूम करने लगा कि देवराज पटेल ने इसके अहकामात के मुताबिक क्या किया है। इसने पिछली रात ही कई सफ़ात पर मुश्तमिल अपने काले कारनामे लिखे थे और अपने खिलाफ जो दस्तावेजी सबूत थे इन्हें अपने इतराफ़नामे के साथ सेफ में बंद कर दिया था। सुबह इसके सियासतदान साथी मरारी और भंडारी ने फ़ोन पर इससे गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन उसने मुलाजिम के जरिए बहाना कर दिया कि वो साहब सो रहे हैं। किबरिया ने इसके जहन में ये बात नक्श की थी कि इंस्पेक्टर ठाकरे को पेमेंट करने से पहले वो किसी अजीज रिश्तेदार से रब्ता नहीं करेगा, किसी से बातें नहीं करेगा और ना ही सुहागन देवी के मुतालिक किसी से गुफ्तगू करेगा। वो दोनों आधे घंटे के अंदर गुस्ल वगैरह से फारिग होकर लिबास तब्दील करके एक कमरे में फिर यकजा हो गए। वहां बैठकर पूरी बाजी खाने और चाय पीने लगे। जीना ने कहा, तुमने इंस्पेक्टर ठाकरे और धीरज को गिरफ्तार करवा दिया है, अब वो देवराज पटेल रह गया है। वो मेरे खिलाफ जहर उगलता रहेगा, फिर मुझे कत्ल करवाने के मंसूबे बनाता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जरा इंतजार करो, अभी 11-12 बजे तक देवराज पटेल अपने बुरे अंजाम तक पहुंचने वाला है। वो चाय पीने लगा और इसे कहने लगा कि पिछली रात इसने किस तरह देवराज को ट्रैप किया है, वो अब वही करेगा जो इसकी मर्जी के मुताबिक इसके दिमाग में नक्श हो चुका होगा। जीना सुन रही थी, चाय पी रही थी, मुस्कुरा भी रही थी। फिर बोली, आज के दौर में टेलीपैथी सबसे बड़ी कुव्वत है, ये बड़े से बड़े शहज़ोर को भी कुचल कर रख देती है। तुम्हें ये कमाल हासिल ना होता तो मुझे इतनी इज्जत और शोहरत कभी ना मिलती। सबसे अहम बात यह है कि मुझे हर तरफ से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो रहा है। ये अल्लाह ताला की देन है, इसने मेरे पापा को और हमारे ख़ानदान वालों को इस इल्म से नवाजा है। हम इस माबूद का जितना भी शुक्र अदा करें कम है।
रेस्ट हाउस के बाहर शहर से बहुत से लोग आ रहे थे। शाम 4 बजे से 6 बजे तक सुहागन देवी इन सब से मुलाकात करने वाली थी, इसलिए वो सामने मैदान में एक बड़ा सा स्टेज बना रहे थे, शामियाने लगा रहे थे। वो दोनों रेस्ट हाउस से बाहर आकर इन्हें देखने लगे, इनसे मिलने और बातें करने लगे। वो सब खुश हो रहे थे और देवी जी का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वो इनके दुख दर्द दूर करने आई है। एक शख्स ने कहा, देवी जी आपकी हर बात सच साबित हो रही है। धीरज को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसने भी अपने जुर्म का इकबाल किया है। शहर वालों को सिर्फ धीरज के बारे में मालूम हुआ था कि वो गिरफ्तार हो चुका है। इंस्पेक्टर ठाकरे के बारे में ये बात छुपाई गई थी, कोई इसकी गिरफ्तारी के बारे में कुछ नहीं जानता था। लोग काफी तादाद में जिना से मिलने आ रहे थे। वो 10:30 बजे तक इनसे मिलती रही, फिर बातें करती रही। फिर इसने कहा, अब मैं रेस्ट हाउस में जाकर आराम करूंगी, फिर किसी वक्त बाहर आऊंगी। वो दोनों रेस्ट हाउस के कमरे में वापस आ गए। किबरिया ने कहा, तुम यहाँ बैठकर कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ती रहो, मैं जरा इन लोगों की खबर लेता हूँ। वो बोली, रिसाले क्या पढ़ूंगी, मेरे लिए सोचने और फिक्र करने के लिए और बहुत कुछ है, मैं सोचती रहूंगी। वो इंस्पेक्टर ठाकरे के पास पहुंच गया। आईजी पुलिस और दूसरे मातहत इसके आसपास थे। वो जीप ड्राइव करता हुआ देवराज पटेल के बंगले की तरफ जा रहा था। जब इस बंगले के करीब पहुंचने लगा तो तमाम अफसरान पुलिस वाले पीछे रह गए, पहले से वहां तनहा जाने दिया। देवराज पटेल अपने बंगले में इसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर बोला, आओ ठाकरे, तुमने तो सुहागन देवी को नर्क में पहुंचाकर मेरा रास्ता आसान कर दिया है, मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। इंस्पेक्टर ने पूछा, मेरे काम का इनाम लाए हो या नहीं? कैसे ना लाता, बैंक खुलते ही पहुंच गया था। तुम्हारे 2 लाख रुपए लाकर रखे हुए हैं, वो देखो सेंटर टेबल पर नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। ठाकरे ने पूछा, पटेल साहब, आपने देवी जी के बारे में तस्दीक नहीं की? ये मालूम तो करना चाहिए था वो मर चुकी है या जिंदा रह गई है। वो हंसते हुए बोला, वो कैसे जिंदा बचेगी, गोली तुमने मारी है और वो भी एक नहीं 2-2 गोलियां, इसके बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम खड़े क्यों हो, आगे बढ़ो, इन गड्डियों को अपने ब्रीफकेस में रख लो। आप मुझे इनाम दे रहे हैं, लिहाजा आपको अपने हाथों से उठाकर ये गड्डियां देनी चाहिए, तब मुझे खुशी होगी कि मैं इनाम हासिल कर रहा हूँ। वो हंसते हुए सेंटर टेबल पर झुका, वहां से 2 गड्डियां उठाकर ठाकरे की तरफ बढ़ाई। ठाकरे ने उन्हें लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इसी वक्त फ्लैश लाइट का धमाका हुआ। देवराज ने चौंक कर एक तरफ देखा तो दरवाजे के पास एक फोटोग्राफर खड़ा इनकी तस्वीरें उतारता दिखाई दिया था। इसने गर्ज कर पूछा, तुम कौन हो, अंदर कैसे आए हो? इसके पीछे आईजी पुलिस दाखिल हुआ। उसे देखते ही देवराज पटेल का चेहरा जर्द पड़ गया। वो बोला, आप आईजी साहब, आप आने की इत्तला देते तो मैं आपके इस्तकबाल के लिए बाहर आता। कोई बात नहीं, हम तुम्हारा इस्तकबाल करने आए हैं और तुम्हें अपने साथ हथकड़ियां पहना कर ले जाएंगे। वो परेशान होकर बोला, मुझे आप हथकड़ियां पहनाएंगे? मैं बरसरे इक़्तिदार पार्टी का बहुत बड़ा लीडर हूँ, आप किसी जुर्म के बगैर मेरा हाथ भी नहीं पकड़ सकते। अभी तुम्हारा एक जुर्म नहीं कई जुराइम साबित होंगे। एक मातहत ने टेप रिकॉर्डर से उसे इसकी आवाज सुनाई। पिछली रात इंस्पेक्टर ठाकरे ने इससे जो गुफ्तगू की थी वो सब सुनाई दे रही थी। आईजी ने कहा, तुम इस फोन कॉल पर इतराफ कर चुके हो कि सुहागन देवी को कत्ल कराने के लिए 2 लाख रुपए इंस्पेक्टर ठाकरे को देने वाले हो, और ये नोटों की गड्डियां साबित कर रही हैं कि तुम इसे 2 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हो। इंस्पेक्टर ठाकरे ने अपनी जेब से एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकालकर इसे ऑन किया। अभी देवराज पटेल से उसकी जो गुफ्तगू हो चुकी थी वो सब इस टेप रिकॉर्डर में से सुनाई देने लगी। इसमें भी उसने इतराफ किया था कि वो सुहागन देवी के कत्ल के सिलसिले में इनाम के तौर पर इसे 2 लाख रुपए दे रहा है। इंस्पेक्टर ठाकरे ने किबरिया की मर्जी के मुताबिक कहा, सर, इसके बेडरूम की तलाशी लेनी चाहिए, इसके खिलाफ हमें बहुत से सबूत मिल सकते हैं। आईजी ने मातहतों को हुक्म दिया कि इसके बेडरूम की तलाशी ली जाए। वो सब वहां पहुंच गए, चीजें उलट पलट कर देखने लगे। फिर उन्होंने अलमारी के सेफ को खोला तो इसमें बहुत सी दस्तावेजात रखी हुई थी। वो तमाम कागजात भी थे जिन पर इसने तहरीरी तौर पर अपने जराइम को कबूल किया था। ये सब चीजें आईजी के सामने पेश की गईं, उन्हें पढ़ा गया। फिर पटेल से पूछा गया, क्या ये तुम्हारी तहरीर है? इसने हाँ के अंदाज में सर हिलाकर कहा, हाँ, तहरीर तो मेरी है, मगर समझ में नहीं आता कि मैंने इसे कब लिखा था। इसने इन कागजात पर अपने तमाम जुराइम लिखे थे और इन दस्तावेजात का भी हवाला दिया था जो अभी सेफ में से निकाली गई थी। ये सब कुछ इसके खिलाफ ठोस सबूत थे। वो परेशान हो रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। इसी वक्त इसके दिमाग में देवी जी की आवाज सुनाई दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवराज पटेल ने चौंक कर इंस्पेक्टर ठाकरे को देखा, फिर पूछा, क्या देवी जी जिंदा हैं? हाँ, जिंदा हैं, मैंने इन्हें गोली नहीं मारी है। आईजी पुलिस के हुक्म से देवराज पटेल को हथकड़ियां पहना दी गई। किबरिया ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर जीना को मुस्कुरा कर देखा, फिर कहा, दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। धीरज और इंस्पेक्टर ठाकरे कल रात ही गिरफ्तार हो गए थे। अभी देवराज पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अपने सियासी हथकंडे आजमाए तब भी सजा से नहीं बच पाएगा। वो खुश होकर बोली, भगवान का शुक्र है कि एक बहुत बड़े सियासी पखंडी से निजात मिल रही है। हमारी दुनिया में शैतानों की कमी नहीं है, एक से निजात मिलती है दूसरा आ पहुंचता है।
अभी यहाँ हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद का मसला रह गया है। दोनों के दरमियान नफरतें कम नहीं हुई हैं। ऐसे में शकुंतला और जान मोहम्मद को यहाँ आकर अज़दवाजी जिंदगी गुजारनी है। वो कब आएंगे? क्या यहाँ के लोग एक मुस्लिम मर्द और हिंदू औरत की अज़दवाजी जिंदगी को बर्दाश्त कर सकेंगे? ये ऐसी बात थी कि जीना ने सर उठाकर किबरिया को सवालिया नजरों से देखा। इसकी नजरों में सवाल था कि हमारा क्या बनेगा? तुम भी तो मुसलमान हो, मैं भी तो हिंदू हूँ, हमारा मेल कैसे होगा? फिर दुनियावी रुकावटों के अलावा कुदरती रुकावट भी है, ये कैसे दूर होगी? हे भगवान, ये तूने कैसी आगाही दी है? मेरा किबरिया मुझसे करीब रहकर भी दूर होता दिखाई दे रहा है। शांताबाई दौलतमंद थी, बड़ी खुशहाल थी, लेकिन कांटों में गिरी रहती थी। मैंने पिछले बाब में इसका तफसीली जिक्र किया है। आला बीबी इसकी बेटी नेहा बनकर इसके पास आ गई थी और मैं नेहा का सरप्रस्त बनकर इन दोनों माँ बेटी के साथ रहने लगा। हमारी दुनिया में दौलत की अहमियत है। शांताबाई दौलतमंद थी, इसलिए तमाम रिश्तेदार इसके आगे झुकते थे, इसके आसपास रहने की कोशिशें करते थे, इसे मुतासिर करना चाहते थे। जब तक नेहा जवान नहीं हुई थी तब तक ये आस लगाए हुए थे कि शांताबाई इनमें से किसी के साथ शादी करेगी, लेकिन उसने किसी से शादी नहीं की, बेवा रहकर जिंदगी गुजार रही थी। अब इसकी बेटी नेहा जवान हो गई थी। पहले जो आस माँ से लगाई गई थी वो अब बेटी से लगाई जा रही थी। जो बूढ़े हो चुके थे वो अब अपने जवान बच्चों को नेहा से मंसूब करना चाहते थे। इस मकसद से वो मोहब्बतें जाहिर कर रहे थे और नेहा को हासिल करने के लिए साजिशें भी कर रहे थे। एक साजिश ये भी थी कि अगर शांताबाई किसी तरह मर जाए तो सिर्फ नेहा दौलत व जायदाद की तनहा वारिस रहेगी, क्योंकि वह भी 16 बरस की है, नादान है। इस नादान लड़की को अपनी तरफ मायल कर लिया जाएगा। तमाम रिश्तेदारों की यही ख्वाहिश और यही कोशिश थी। ऐसी ही कोशिश में इन लोगों ने शांताबाई को जहर खिलाना चाहा, इसके खाने में जहर मिला दिया। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मुझ जैसा सरप्रस्त बनकर आने वाला टेलीपैथी जानता है और इनके अंदर की बातें मालूम कर रहा है। अगर ये मैं मालूम ना करता और शांताबाई वो जहरीला खाना खाकर मर जाती तो बेचारे बावर्ची पर शुबा किया जाता। वो बावर्ची बहुत पुराना मुलाजिम था, उसने शांताबाई को गोद में खिलाया था, निहायती वफादार और ईमानदार था। शांताबाई इसकी बहुत इज्जत करती थी, इस पर भरोसा करती थी। मैंने टेलीपैथी का हरबा आजमाया और शांताबाई को वो जहर मिला खाना नहीं खाने दिया। एक बिल्ली ने खाना खाया और वो वहीं तड़प कर मर गई। तब भेद खुला कि इतने रिश्तेदारों में कितने दुश्मन छुपे हुए हैं, कौन इसे मारना चाहते हैं। सब ने बावर्ची को इल्जाम देना चाहा। शांताबाई ने सख्ती से कह दिया कि मैं कभी इस पर शुबा नहीं करूंगी, ये मेरे बाप जैसा है, ये मुझे कभी जहर नहीं देगा। सवाल पैदा हुआ कि किसने जहर देने की कोशिश की थी। वहाँ शांताबाई का चचा था, इसके भाई का सगा भाई था। इसका नाम अमेश भास्कर था। उसने भाई के मरते ही शांता की दौलत और जायदाद पर कब्जा जमाने की बहुत कोशिशें की थी, लेकिन शांता मुकदमा जीत गई थी। इन दोनों में बरसों तक दुश्मनी रही। फिर इसके चचा अमेश भास्कर ने हाथ जोड़कर शांताबाई से कहा, बेटी मैं गलती पर था, मैं बड़ा होकर तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। हम सब एक ही खून से मुंसलिक हैं, सगे रिश्तेदार हैं, हमें दुश्मन बनकर नहीं रहना चाहिए। आइंदा मैं सरप्रस्त बनकर बाप की तरह तुमसे मोहब्बत करूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। शांताबाई ने कहा था, ना तो मुझे आपकी मोहब्बत की जरूरत है और ना ही मैं हिफाजत के सिलसिले में किसी की मोहताज हूँ। फिर भी आप बुजुर्ग हैं, इसलिए आपको माफ करती हूँ। हमारी रिश्तेदारी कायम रहेगी, लेकिन दूर ही दूर से। शादी भी हम यहाँ एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने के लिए मिला करेंगे। जब तक मुझे कोई जरूरी काम ना हो तब तक कोई रिश्तेदार मुझसे मिलने नहीं आएगा। शांताबाई इन सबसे बहुत मोहतात रहती थी। चूंकि बेटी के साथ न्यूयॉर्क से आई थी, इसलिए इसके इस्तकबाल के लिए तमाम रिश्तेदार इस बंगले में जमा हो गए थे। ऐसे ही वक्त इनमें से किसी को जहर देने का मौका मिल गया था। अब ये सवाल पैदा हो रहा था कि जहर किसने दिया है। सभी रिश्तेदार एक दूसरे पर शुबा कर रहे थे और एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। इनमें से इसका चचा अमेश भास्कर तो अजली दुश्मन था, इस पर सभी शुबा कर रहे थे, लेकिन दूसरे भी कुछ कम नहीं थे। शांताबाई की फूफी अपने जवान बेटे कुंदनपुर से नेहा की शादी करवाना चाहती थी। इसके सामने भी यही एक रास्ता था कि शांताबाई मर जाती तो इसकी मुखालफत करने वाला कोई न रहता। वो नेहा को बहला फुसलाकर अपनी बहू बना सकती थी। शांताबाई का एक मामू था, इसका नाम आनंद मराठे था। वो अपने बेटे योगेश चंद्र से नेहा की शादी करना चाहता था। ये जानता था कि शांता अपनी बेटी की शादी रिश्तेदारों में नहीं करेगी। इसकी मौत के बाद ही वो नेहा को अपनी बहू बना सकता था। अमेश भास्कर की एक बेटी बिंदिया भास्कर थी। वो हमेशा दौलतमंद बनने के ख्वाब देखती रहती थी। इसके जहन में ये बात समाई हुई थी कि शांताबाई मर जाएगी तो इसकी सारी जायदाद अमेश भास्कर यानी इसके बाप को मिलेगी, और जब बाप को मिलेगी तो सारी दौलत इसी के काम आएगी। बिंदिया भास्कर 28 वर्ष की जवान लड़की थी। अब तक लड़की इसलिए थी कि शादी नहीं की थी। बहुत हसीन और मगरूर थी। किसी बहुत बड़े दौलतमंद से शादी करना चाहती थी, लेकिन खूबसूरत होने के बावजूद कोई दौलतमंद इसके शिकंजे में नहीं आ रहा था। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो हद से ज्यादा मगरूर थी।
मैं मालूम कर चुका था कि खाने में जहर किसने मिलाया था, लेकिन किसी सबूत और गवाह के बगैर किसी को इल्जाम देना नहीं चाहता था। अगर यकीन से कहता तो ये छुपा होता कि मैं टेलीपैथी जानता हूँ और मुझे टेलीपैथी के इल्म को छुपाए रखना था। शांताबाई ने तमाम रिश्तेदारों को हुक्म दिया था कि वो इसके बंगले से चले जाएं और जब तक असल मुजरिम बेनकाब नहीं होगा इस वक्त तक वो अपने बंगले में किसी को आने नहीं देगी और ना ही किसी से बात करेगी। वो चाहती तो ये मामला पुलिस वालों तक पहुंचा सकती थी। उसे हलाक करने की संगीन वारदात की गई थी, कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन पुलिस वालों तक ये बात पहुंचती तो अपनी ही सुबकी होती कि इसके खानदान के लोग कितने कम ज़र्फ और कमीने हैं। इसके तमाम रिश्तेदारों ने कहा, तुम किसी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही हो, ये अच्छी बात है। हम खुद ही इस मुजरिम को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जिसने तुम्हें जहर देने की कोशिश की थी वो हमारे ही दरमियान है, हमसे छुपा नहीं रह सकेगा। इसके जवाब में शांताबाई ने कहा था, जो मुजरिम को बेनकाब करेगा मैं इसे इज्जत दूंगी, अपने घर में आने दूंगी। शांताबाई की ये ऑफर ऐसी थी कि सब भी एक दूसरे के पीछे पड़ गए। वो चाहते थे कि मुजरिम को गिरफ्तार करके शांता का दिल जीत लें। इसी तरह वो नेहा को बहू बनाने के लिए भी जीत सकते थे। इसने इन सब को अपने बंगले में आने से मना किया था, लिहाजा वो किसी न किसी बहाने से हेड ऑफिस में आकर इससे, नेहा से या मुझसे मुलाकात करते थे और कस्में खाकर अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहते थे और वादा करते थे कि जल्द ही इस मुजरिम को बेनकाब कर देंगे। इतने रिश्तेदारों में एक बिंदिया ऐसी मगरूर थी कि वो दौलतमंद माँ बेटी से मिलने नहीं आती थी। फिर इसे रफ्ता रफ्ता मालूम होने लगा कि शांताबाई ने अपने तमाम कारोबारी मामलात मेरे हवाले कर दिए हैं, मुझे इंचार्ज बना दिया है, यहाँ तक कि मैं बड़ी बड़ी रकमों के चेक पर दस्तखत करता हूँ। ये बात सबको नागवार गुजर रही थी कि शांताबाई को एक गैर पर इतना एतमाद क्यों है, पूरा कारोबार मेरे हवाले क्यों किया गया है। वो अब मेरे खिलाफ भी साजिशें करना चाहते थे। शांता को यकीन दिलाना चाहते थे कि मैं फ्रॉड हूँ और इसे बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाकर जाने वाला हूँ। वो शांताबाई अस्पताल की मालिक थी। वो अस्पताल इतना मशहूर और मरूफ था कि दूर दूर से मरीज इलाज के लिए आते थे। एक तो वो अस्पताल महंगा नहीं था, फिर वहाँ बड़ी तवज्जो से और कामयाबी से इलाज होता था। अस्पताल का इंचार्ज मेरे आने से खुश नहीं था, क्योंकि वो पहले की तरह आज़ादी और मनमानी से काम नहीं कर सकता था। दरअसल वो शांताबाई के दुश्मन चचा अमेश भास्कर से साजबाज करता रहा था और वो दोनों मिलकर अस्पताल की आमदनी में से हेरा फेरी करते रहते थे। इस अस्पताल में कई तजर्बेकार डॉक्टर थे। शांताबाई की फूफी ने वहाँ के सबसे सीनियर डॉक्टर से दोस्ती कर रखी थी। वो सीनियर डॉक्टर बूढ़ा था मगर हवस परस्त था। फूफी ने अपनी जवान बेटी ओमा को इसके सामने पेश किया था, तब से उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी। इस तरह इसकी फूफी भी अस्पताल के एक बहुत ही अहम मामले में हेरा फेरी कर रही थी। मैं ये तमाम बातें रफ्ता रफ्ता बयान करता रहूंगा। मेरा वाला बीबी का वो अहम मामला ये था कि हमें इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस वालों से छुप कर रहना था, लिहाजा हम कामयाबी से रोबोश रहकर वहाँ वक्त गुजार रहे थे और कुछ अहम मालूमात हासिल कर रहे थे। इन 6 भारतीय आर्मी अफसरान ने अपने हुक्मरानों को भी इस टेलीपैथी जाने वाले चंडाल जोगिया के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसे सबसे ही छुपा कर रखे हुए थे। इनकी पूरी कोशिश ये थी कि हम जैसे ख्यालखानी करने वालों को भी चंडाल के बारे में कुछ ज्यादा मालूम ना होने पाए। इन 6 आर्मी अफसरान को ये खुशफहमी थी कि हम इनकी मालूमात के पुरस्कार जराए तक नहीं पहुँच पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे कि वो दूसरों की अंदरूनी राज कैसे मालूम कर रहे हैं। उन्होंने चंडाल जोगिया को अच्छी तरह समझा दिया होगा कि किसी के भी दिमाग में पहुंचकर कभी खुद को जाहिर ना करे, खामोशी से ख्याल पढ़कर वापस आ जाए, और वो यही कर रहा होगा। इसलिए वो अमली मैदान में अहम कामयाबियां हासिल कर रहे थे। मैंने सोचा कि भारतीय हुक्मरानों से चंडाल जोगिया को छुपा कर रखा गया है। कोई नहीं जानता कि इसकी खुफिया रिहाइशगाह कहाँ है। शायद कोई आर्मी अफसर जानता हो। इसलिए मैं ख्यालखानी के जरिए आर्मी अफसरान के दिमागों में पहुंचने लगा। सिर्फ वो 6 योगा जानने वाले अफसरान ऐसे थे जिनके अंदर नहीं पहुंच सकता था, और फिलहाल इनके दिमागों को छेड़ना मुनासिब भी नहीं था। इसके बगैर ही मैं बहुत सी मालूमात हासिल कर सकता था। एक आला अफसर के ख्यालात ने बताया कि यहाँ हेडक्वार्टर में एक छोटा सा बंगला है। इसके चारों तरफ दूर तक अहाते की 4 दीवारी है। इस बंगले में किसी को बड़ी राजदारी से लाकर रखा गया था और चारों तरफ मुसल्लह गार्ड्स का पहरा था। किसी आर्मी अफसर को भी इस बंगले में जाने की इजाजत नहीं थी। मैंने इसकी सोच में पूछा कि ये तजस्सुस पैदा नहीं होता कि इस बंगले में कौन है जिसके लिए इतनी राजदारी बरती जा रही है। इसके ख्यालात ने जवाब दिया, बेशक तजस्सुस तो पैदा होता है, लेकिन ये आर्मी के मामलात हैं और 6 बड़े आला अफसरान का हुक्म है कि ये हमारी आर्मी का कोई राज है, इसलिए हम इस सिलसिले में तजस्सुस में मुब्तला नहीं रहते। मैंने इसके अंदर ये ख्याल पैदा किया, क्या वहाँ सिर्फ 6 आर्मी के अफसरान जाते हैं और कोई नहीं जाता? इनके अलावा वो एक शख्स है जो तरमीमी अमल का माहिर समझा जाता है। वो वहाँ 2 बार जा चुका है। बात मेरी समझ में आ रही थी। मैंने पूछा, और कौन जाता है? पिछली रात एक हसीन औरत बंगले में गई थी, फिर 2 घंटे बाद वहाँ से बाहर आ गई। उसे जहाँ से लाया गया था वहाँ पहुँचा दिया गया। मैंने इसके अंदर सवाल पैदा किया, अगर मैं इस बंगले के अंदर जाना चाहूँ तो?
इसके ख्यालात ने कहा, मैं अंदर जाकर क्या करूंगा, वहाँ कोई नहीं है, बंगला खाली हो चुका है। पता नहीं जिस शख्स को लाया गया था उसे कहाँ छुपा दिया गया है। आर्मी को योगा जाने वाले 6 अफसरान में से 2, जिनके नाम मानिक लाल और जगदीश राठौर हैं, नजर नहीं आ रहे, वो भी कहीं चले गए हैं। मैं दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगा कि वो योगा जाने वाले अफसरान बहुत ज्यादा एहतियात से काम ले रहे हैं। उन्होंने ये समझ लिया था कि चंडाल जोगिया आर्मी हेडक्वार्टर में महफूज नहीं रह सकेगा और ना ही राजदारी से इसे वहां रखा जा सकेगा, इसलिए उन्होंने इसे दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया था। योगा जाने वाले 2 अफसरान भी इसके साथ कहीं चले गए थे। पता नहीं इसे कहाँ ले जाकर छुपाया गया था, उसे हर हाल में ढूंढ निकालना था। फौरन ही कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरह जल्द से जल्द इन रिपोर्ट होने वालों तक पहुंचा जा सकता है।